बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 ऑफ कानून शहादत। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं जैसा कि आर्टिकल 1 प्रोवाइडेड है कानून शहादत में। आर्टिकल 1 सब क्लास 1, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984। सब क्लास 2, it extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to the proceedings before arbitrator. Subclass 3 है, it shall come into force at once. ये है आर्टिकल 1 ऑफ द कानून शहादत। अब हम इसकी एप्लीकेशन और स्कोप पे बात करते हैं कि किन को अप्लाई करेगा, किन को नहीं अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा वगैरह। ओरिजिनली द एक्ट वाज कॉल्ड एविडेंस एक्ट 1872। एक फौजी डिक्टेटर जिसने मजहब का सहारा लेके मजहब को एक्सप्लॉइट किया और मजहब अपने आप को ज्यादा मजहबी शो करने के लिए उसने बहुत कुछ किया जिसका खुमियाजा मुल्क भुगत रहा है और भुगतता रहेगा। तो ये भी उसका शाखसाना है कि उसने इसका नाम बदल के कानून शहादत ऑर्डर कर दिया। भाई दी एक बात कर दूं कि उसी फौजी डिक्टेटर ज़िया ने कहा था कि आइन के बारे में किसी सहाफी ने सवाल किया तो उसने कहा कि आइन क्या होता है, कागजों का पलंदा है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ व्हाट दे डिफर्स परसीव कंसीव। एविडेंस एक्ट हो, सीपीसीओ, सीआरपीसीओ, पीपीसीओ, इन पर कह सकते हैं कि सदी, निस्फ सदी, पौनी सदी की लेबर्स हैं, फिर जाके ये 50 साल 70 साल इतनी मेहनत के बाद ये एक्ट वजूद में आए। मिसाल के तौर पर 1835 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर था उसको इंप्लीमेंट किया गया। 1861 में नया कोड आया जो 1835 से 1861 तक का विजडम था, प्रैक्टिकल विजडम हासिल हुआ। जो इवेंचुअलिटी सामने आई, जिन जिन चीजों को केटर करना पड़ता है तो उसको अपडेट करके 1861 में इंप्लीमेंट किया गया। फिर वो 1861 से 1898 तक चला और 1898 में जो मौजूदा कोड है सीआरपीसी का वो मार्जे वजूद में आया। यानी ऑलमोस्ट एक सदी का सफर है तय करने के बाद हर तरह की सिचुएशन को कैटर करने के लिए बनाया गया। इसी तौर से कानून शहादत एविडेंस एक्ट भी बहुत लंबी मेहनत का नतीजा है। तो ये जो मौजूदा का KOSO जिसको हम बोलते हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984, इट इज इन फैक्ट रेप्लिका ऑफ एविडेंस एक्ट। उसकी मिनवन नकल है, बस फर्क सिर्फ ये है कि उसको एविडेंस एक्ट कहते हैं और इसका नाम कानून शहादत रख दिया। इसके अलावा इसमें क्या फर्क है, वो आर्टिकल 3, 4, 5 और 6 है। आर्टिकल 3 रिपील हो चुका है। 4, 5, 6 जो है उनमें सिंपली ये दिया गया है कि ये हदूद केसेस की बाबत है। और आर्टिकल 44 में अमेंड ये ऐड किया गया कि सब मुल्जिम सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात ऐड की गई। और आर्टिकल 42 में इजाद किया गया, एडअप किया गया, इन्वर्टेड कामाज, हदूद केसेस की सूरत में लागू नहीं होगा। बस ये वो कारनामा है जो किया गया, इसके अलावा नहीं। यहां पर एक बात कर दूं कि
आज दिन तक पाकिस्तान में किसी एक शख्स को हदूद केसेस के तहत सजा नहीं दी गई और ना आगे कोई इम्कान। कानून शहादत QSO एविडेंस एक्ट एक ऑब्जेक्टिव लॉ है। ऑब्जेक्टिव लॉ से मुराद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एमिंग एट अचीविंग ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट। एविडेंस एक्ट, कानून शहादत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के उन रूल्स का मजमुआ है, कंपेंडियम है, जिनके मुताबिक अदालत शहादत रिकॉर्ड करती है। इस बात पे बतौर रेफरेंस एक जजमेंट भी नोट फरमा लें, PLD 1966 लाहौर, पेज 512। कानून शहादत ना सिर्फ जुडिशल बल्कि सेमी जुडिशल, क्वाजी जुडिशल, बल्कि ट्राइब्यूनल्स को, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग सबको अप्लाई करता है। ये कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को अप्लाई करने वाली बात भी फौजी डिक्टेटर के दौर की है। ये अदालत के मुंह से कहलवाते हैं, अदालत को मजबूर करते हैं इस तरह के फैसले देने के। लेकिन एक बात जो खुद एविडेंस एक्ट कहता है, कानूनी शहादत कहता है कि ये आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स को अप्लाई नहीं करेगा। जो ओरिजिनल एविडेंस एक्ट है उसके वो एफिडेविट्स को अप्लाई नहीं करता, लेकिन जो कानूनी शहादत है ये एफिडेविट्स को भी एप्लीकेबल कर दिया गया हुआ है। अब बात करें फैमिली कोर्ट्स की। फैमिली कोर्ट्स को इस नीयत की वजह से, इस पर्पस की वजह से कि ये जल्द फैसले हों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फैमिली लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करना भी एक आइन ने अज्यूम किया है अपनी जिम्मेदारी। तो ये फैसले बड़े तकलीफदेह होते हैं जब इंटरसी फैमिली यानी मियाँ बीवी के बीच में कोई मामला अल्लाह ना करे पैदा हो जाएं, तो उसके जल्द फैसले होने चाहिए। इसलिए जो टेक्निकलिटीज हैं इनको रिमूव कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि जो कानूनी शहादत है और CPC है ये स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी बहुत रिजिडली, बहुत सख्ती से एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अलग बात कि तरीकाकार तो तकरीबन वहीं से इंफर किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं है। और ऑब्जेक्ट इसका सिर्फ एक ही है कि केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, प्रोसीजरल जो टेक्निकलिटीज हैं, उलझन हैं, उनमें फंसे बगैर मामलात को एमिकेबली सेटल किया जा सके। तो यहां तक इसको रिलैक्स किया गया कि फैमिली कोर्ट खुद अपनी प्रोसीडिंग को तय करे केस के हालात व वाक़यात के मुताबिक, जैसा कि 1964 के फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत कहा गया है। तो इन बातों पे दो तीन रेफरेंस के तौर पर केसला नोट फरमा लें। 2001 YLR 2415, 1997 MLD 2151, 2003 YLR 884। फैमिली कोर्ट अपने किसी हुक्म को रिव्यू नहीं कर सकती, ये गैर कानूनी है। और इस पॉइंट पे आप दो जजमेंट्स भी नोट फरमा लें, PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट 55 एंड 2002 CLC 1801। लेबर लॉज पर कानून शहादत का स्ट्रिक्टो सेंसो इतलाक नहीं होता, जैसा कि मैंने अर्ज किया फैमिली केसेस की सूरत में। इस पे आप एक रेफरेंस के तौर पर जजमेंट दो नोट फरमाएं, 1992 PLC 1164 एंड 1997 PTD ट्राइब्यूनल 2209। वफाकी मोतसिब ऑर्डर 1984 उसके आर्टिकल 10 सब क्लास 5 के मुताबिक मोतसिब जो भी मुनासिब ख्याल फरमाए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैटर वो प्रोसीड करे और उसको
क्यूएसओ स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही सीपीसी होगा। इस पॉइंट पे एक रेफरेंस के तौर पर जजमेंट नोट फरमाएं, पीएलडी 2001 कराची पेज 203। जो इंक्वायरीज की जाती हैं ट्राइब्यूनल्स में, वो प्रोसीजर ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि जहां तक नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, इट इज टू बी रेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच स्टैच्यू। तो इंक्वायरीज बिफोर ट्राइब्यूनल्स must be conducted in accordance with by observing the principles of natural justice। और नेचुरल जस्टिस क्या है कि सबको सुना जाए, सबकी बात को मुकम्मल सुना जाए और फिर मेरिट पे फैसला किया जाए। तो उसको भी स्ट्रिक्टो सेंसो ये एप्लीकेबल नहीं है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाने, पीएलडी 1958 सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, 98 पेज है। क्यूएसओ प्रोस्पेक्टिव है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इन एप्लीकेशन। दिस इज रिपोर्टेड एज 1991 CLC notes page 120। and in the end of the lecture, legal maxim, he who seeks equity must do equity। जो इंसान अनजस्ट या अनफेयर है, वो नेचुरल जस्टिस की सपोर्ट क्लेम नहीं कर सकता। पहले इंसान अपनी जो है वो शो करे कि वो उसने तो नाइंसाफी नहीं की, उसका कंडक्ट इक्विटेबल है, तो फिर वो दूसरे की बात करे। इस पॉइंट पे दो जजमेंट्स भी नोट फरमा लें, 1988 CLC 928 एंड PLD 1969 पिशावर पेज 306। मोहब्बत के बारे में दो बातें अर्ज करनी है और उसके बाद एक शेर आपकी खिदमत पेश करूंगा। मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है, मोहब्बत के बगैर हर रक्स पागलपन है, मोहब्बत के बगैर हर इबादत बोझ है। और आज का शेर है कि मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बड़े बहुत हसीन होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।